नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप सभी लोगों को परेशान भी करेगी, लेकिन आखिरी में कहानी में कुछ सस्पेंस भी है। ये ऐसी कहानी है जो आपको रुलाएगी भी, परेशान भी करेगी, थोड़ा सा दुख भी देगी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि आखिरी में एक ऐसा सस्पेंस भी है जो शायद से आपके दिलों को सुकून भी देके जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की जो कहानी है बेंगलोर से शुरू होती है, फिर मुंबई तक आती है, लेकिन इस कहानी का जो एंडिंग होता है वापस फिर से बेंगलोर में ही जाके होता है। बेंगलोर में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड का नाम था साहिल और वाइफ का नाम था तानिया। नई नई शादी हुई थी दोनों की 3-4 महीने पहले ही। साहिल बेंगलोर में ही काम करता था। 3 अक्टूबर 2011 के दिन साहिल मुंबई आता है ऑफिस के किसी काम से। पूरा काम 2 से 3 दिन में निपट जाता है उसका। तो काम निपटाने के बाद, मुंबई में काम निपटाने के बाद साहिल सोचता है कि क्यों ना तानिया को भी मुंबई बुला लिया जाए, थोड़ा सा वो भी मुंबई घूम लेगी और उसके बाद दोनों लोग साथ बेंगलोर वापस लौट चलेंगे। तो वो मुंबई से ही अपनी वाइफ तानिया को कॉल करता है और उसको बोलता है कि आप मुंबई आ जाओ बेंगलोर से और 2-4 दिन यहाँ हम लोग साथ रहेंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे मुंबई। नई नई शादी हुई थी, शौक़ हर किसी को चढ़ता है। और उसके बाद फिर वापस बेंगलोर चल जाएंगे। ये सुनकर तानिया को भी बहुत खुशी हुई। उसको भी ये लगा कि कभी उसने मुंबई देखा नहीं था, तो उसको भी ये लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, हस्बैंड बुला रहा है, घूमेंगे कुछ दिन, अच्छे मतलब साथ में बिताएंगे। तो साहिल उसकी टिकट करवाता है। 7 अक्टूबर के दिन की उसकी टिकट हुई थी। तानिया घर से निकलती है अपने मतलब फैमिली वालों के साथ। उसके फैमिली वाले उसको स्टेशन तक, बेंगलोर के स्टेशन तक छोड़ने भी आते हैं। तय वक्त अनुसार ट्रेन स्टेशन पे आती है। तानिया उस पर बैठती है, जो उसका रिजर्वेशन सीट था उस बर्थ में जाके बैठती है और समय अनुसार वो ट्रेन बेंगलोर स्टेशन से चल देती है मुंबई की ओर। अब तानिया ट्रेन में अकेली थी। उसके जो फैमिली वाले उसको छोड़ने आए थे वो वापस घर लौट गए थे। अब आधा पौन घंटा बीतता है। ट्रेन अब मुंबई की तरफ चल दी थी, रवाना हो चुकी थी। बेंगलोर का जो स्टेशन था वो पीछे छूट चुका था। तो जिस बर्थ के सामने तानिया बैठी थी, उसी बर्थ के सामने 2 अजनबी मुसाफिर भी बैठे हुए थे। और जैसा कि आम तौर पे होता है, खासकर हमारे इंडियन रेलवे में, कि जैसे जैसे सफ़र लंबा रहता है, जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है, आपस में लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा उससे टाइम भी बीत जाता है और सफ़र अच्छा कट जाता है। तो तानिया शुरुआत में तो अपने मोबाइल से अपने फैमिली वालों से बातचीत करती है, अपने हस्बैंड से बातचीत करती है, सब बताती है कि हाँ मतलब ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन चल दी है। जब भी मतलब हाल चाल पूरा सब अपने फैमिली वालों का, अपने हस्बैंड का, सबका लेती है। अब करीब ट्रेन को चले हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। अब धीरे धीरे जो 2 अजनबी मुसाफिर बैठे थे तानिया के सामने, धीरे धीरे उन दोनों लोगों के बीच में बातचीत शुरू होती है, तानिया और उन 2 अजनबी मुसाफिरों के बीच में। वो 2 अजनबी मुसाफिर उससे चाय पानी के बारे में के लिए पूछते हैं, लेकिन तानिया साफ उस समय मना कर देती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे की ये खासियत रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है वैसे वैसे लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लंबा सफ़र रहता है, ट्रेन का सफ़र रहता है, टाइम लगता है आने जाने में। तो कुछ देर बाद वो दोनों मुसाफिरों के साथ तानिया थोड़ा सा रिलैक्स हो गई और बातचीत और इधर उधर की बातें शुरू हो गई उन लोगों के बीच में।
अब कम से कम ट्रेन ने आधा सफ़र तय कर चुका था। अब उन लोगों के बीच में जो बातचीत थी वो ओपनली मतलब रिलैक्सफुल तरीके से उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। बातचीत में वो लोग, तानिया मतलब उन लोगों के साथ बातचीत में इतना मतलब खो गई थी, बातचीत अच्छे से शुरू हो चुकी थी उन लोगों के बीच में। और तानिया ने जो अपने घर से बिस्किट और नमकीन ये सब चीज़ें लोग लेके चलते हैं, तो उन दोनों मुसाफिरों को दिए भी। उन दोनों मुसाफिरों ने उससे नमकीन और बिस्किट ये सब लिया। उसके बाद ये सब करते कराते बातचीत होते हवाते मुंबई अब पास आ चुका था। तो ठीक मुंबई रेलवे स्टेशन आने से आधा पौन घंटा पहले ही वो दो मुसाफिर फिर से तानिया से चाय के लिए पूछते हैं। इस बार तानिया नहीं मना कर पाई उनको, क्योंकि इतना सब मतलब बातचीत हो चुकी थी और तानिया को हिचक लग रही थी कि मैं मना कैसे करूं। तो वो मना नहीं कर पाई इस बार, और इस बार उसने उन दोनों मुसाफिरों की दी हुई चाय को पी लिया। चाय पीने के करीब 10 से 15 मिनट के बाद ही तानिया को एक गहरी नींद सी आने लग गई, और वो अचानक उसी मतलब मुंबई रेलवे स्टेशन आने से कुछ देर पहले ही अचानक गहरी नींद में सो गई। और करीब 1 घंटे के बाद जब तानिया की आंख खुली, एक मतलब नींद बेहोशी के उसमें थी वो, उस वक्त भी पूरे होशो हवास में नहीं थी। तो तब उसने अपने आप को ट्रेन में ना पाते हुए एक कार में पाया, और उस कार में वही दोनों मुसाफिर थे जो उस ट्रेन में उसकी बर्थ के सामने बैठे हुए थे, जिन्होंने तानिया को चाय दी थी पीने के लिए। इतना ही देख पाई थी, लेकिन नींद बेहोशी की हालत में थी, वो फिर से बेहोश हो गई। लेकिन उसको अब ये पता चल चुका था, जिस तरीके से मतलब वो दोनों के साथ तानिया एक कार में थी और जिस तरीके से मतलब वो एक बेहोश हुई थी, तो उस थोड़ी देर की होश से ही उसको ये पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ उसके साथ अब गलत हो चुका है। लेकिन वो बेहोश हो गई, और बेहोश होने के कम से कम आधा घंटे के बाद उसको जब पूरी तरीके से होश आया, तब भी वो कार में ही थी और कार चल रही थी। उस कार में एक ड्राइवर था, दो वही अजनबी मुसाफिर थे। इसके बाद जब तानिया पूरी तरीके से जब होश में आई, तो उसने थोड़ा सा विरोध भी किया, उनसे बोला, रोई गिड़गिड़ाई उनसे, उनके सामने। तो जब उसने विरोध किया तो उसके बाद उन दोनों अजनबी मुसाफिरों ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने कहा तानिया को कि चुपचाप जहाँ लेके चल रहे हैं वहीं पे चलो, वरना तुमको अभी रास्ते में ही मार के कहीं फेंक देंगे। इतनी धमकी के बाद तानिया डर गई और वो चुपचाप उसी कार में बैठी हुई चलती रही उन लोगों के साथ। फिर मतलब अभी भी उसको पूरी तरीके से होश नहीं आया था, सर उसका घूम रहा था, नींद बेहोशी की हालत में थी। लेकिन अब उसको ये पता चल चुका था कि वो कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस चुकी है, और शायद से ये उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे के जाएगी। उसके बाद तानिया के आंखों में पट्टी बांधते हैं, जहाँ उन लोगों को जाना था। वो जब करीब आया जब वो चीज़, तो वो तानिया के आंखों में उन्होंने पट्टी बांध दी। गाड़ी रुकती है, एक घर के अंदर लेके जाया जाता है तानिया को। जो ड्राइवर था वो भी उन दोनों के साथ मिला ही हुआ था, उन दोनों अजनबी मुसाफिरों के साथ मिला हुआ था। जब उसको तानिया को उस घर के अंदर लेके जाया गया, और अंदर जाने के बाद जब तानिया की आंखों से पट्टी हटाई गई, तो अंदर का मंजर देख के वो समझ चुकी थी कि मुझे कहाँ लाया गया है। वो कोई घर नहीं था, वो मुंबई के ही एक रेड लाइट एरिया का एक कोठा था, जहाँ पे जिस्म फिरोशी का धंधा किया जाता था। अब तानिया समझ चुकी थी कि वो कितनी गहरी मुसीबत में फंस चुकी है। उसके बाद वो वहाँ उस कोठे की मालकिन जो थी, उसके सामने गिड़गिड़ाती है, उन दोनों अजनबी मुसाफिरों के सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन उस कोठे की मालकिन थी, उसको कोई तानिया से कोई मतलब लगाव नहीं था, कोई दुख नहीं था। और तानिया जब उन दोनों मुसाफिरों को देखती है,
तो उनके हाथ में 50,000 रुपये की गड्डी थी। मतलब कि तानिया को उन लोगों ने 50,000 रुपये में उस कोठे की मालकिन को बेच दिया था। उसके बाद वो दोनों नोट गिनते हैं और कोठे से चले जाते हैं। तानिया अब कोठे में ही रहती है। 2 से 3 दिन बीतते हैं। तानिया बहुत गड़गड़ाती है, बहुत मिन्नतें मांगती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोठे की मालकिन को इस सब चीज़ों से शायद से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये उसका डेली का काम था, डेली का रूटीन था। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां, कितनी तानिया लोगों को लाया जाता है कोठों के अंदर। ये एक सच है हमारे देश का। और जिस्म फिरोशी का धंधा उनसे करवाया जाता है। तो शायद से तानिया से भी यही उम्मीद थी उस कोठे की मालकिन को। कोठे की मालकिन उसको बहुत समझाती है, प्यार से, डांट के, मार पीट के, प्रताड़ना दी जाती है। ये सब करते कुराते कम से कम 10 से 12 दिन बीत चुके थे। कोठे की मालकिन उसको बोलती भी है तानिया को कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो, अब तुमको जिस्म फिरोशी के धंधे में उतरना पड़ेगा, और जो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन तानिया ने भी ये ठान चुका था कि कुछ भी हो जाएगा, मर जाऊंगी, लेकिन जिस्म फिरोशी का धंधा नहीं करूंगी। 1 से 2 दिन और बीतते हैं। करीब अब 15 दिन बीत चुके थे। कोठे की जो मालकिन थी, कोठे के जो लोग थे, वो तानिया को अब प्रताड़ित करने लगे थे। कमरों में कई कई दिनों तक कमरों में बंद रखा गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, लेकिन तानिया उन लोगों के सामने नहीं झुकी। लेकिन जब तानिया को लाए हुए 15 दिन हो चुका था, तो 16वें दिन तानिया एक कमरे में उसको ज़बरदस्ती तैयार करके बैठाया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा। तानिया इन सब चीज़ों में रेडी नहीं हुई थी, ना उसने कोई हामी भरी थी कि हाँ मैं जिस्म फिरोशी के धंधे में उतरूँगी, लेकिन उसको प्रताड़ना देकर उससे ज़बरदस्ती उसको तैयार कराया जाता है और एक कमरे में भेजा जाता है। और कमरे में जाने के बाद उसके कमरे में एक ग्राहक आता है। जैसे ही वो तानिया उस ग्राहक को देखती है, अंदर से ग्राहक दरवाज़ा बंद करता है। जैसे ही तानिया उस ग्राहक को देखती है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, और वो बोलती है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं करती हूँ, मैं इन सब चीज़ों का काम धंधा नहीं करती हूँ, मैं शरीफ घराने से हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। और दूसरी तरफ ये उसके हस्बैंड जो था, ये 15 दिन बीत चुके थे तानिया को इस कोठे में आए हुए, और जिस दिन वो बेंगलोर से मुंबई आ रही थी, तो जो साहिल था उसका हस्बैंड जो था, वो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तानिया नहीं आई। 1 से 2 दिन उसने मतलब इन सब चीज़ों में निकाल दिया। अपने घर वालों से बात करी, अपने परिवार नाते रिश्तेदारों से बात करी, जो लोग तानिया को बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए थे उसके परिवार के लोग, उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि हमारे सामने तो तानिया ट्रेन पे चली बैठी थी और ट्रेन चल दी थी। तो साहिल को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, उसने भी बहुत कोशिशें कर चुकी थी। उसके बाद थक हार कर 1 से 2 दिन जब बीत जाते हैं, तो साहिल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज करा देता है। पुलिस अब, जैसा कि हमारी पुलिस का मतलब शुरुआती रवैया रहा है हर केस में, कि वो पहले टाल मटोल करती है। ये सब करते कुराते यहाँ साहिल के दिन बीत रहे हैं, वहाँ कोठे में मतलब रेड लाइट एरिया में तानिया का दिन बीत रहे हैं। ये सब करते कुराते 15 से 16 दिन बीत चुका था, और अब एक ग्राहक तानिया के कमरे में आ चुका था। उस ग्राहक के सामने तानिया रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, मिन्नतें मांगती है, लेकिन शायद से तानिया की किस्मत अच्छी बोलो या वो दिन अच्छा बोलो, वो ग्राहक एक अच्छे दिल का निकला। अब इस मामले में मैं उस ग्राहक को अच्छा दिल बोलूँगा कि नहीं बोलूँ, ये बड़ा मतलब मुश्किल चीज़ है। लेकिन तानिया की किस्मत अच्छी थी। वो ग्राहक उसको बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा नहीं, और बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो तानिया उससे मोबाइल लेती है, अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती है। हस्बैंड फ़ोन उठाता है, साहिल मतलब उसका जो हस्बैंड था वो फ़ोन उठाता है। और यहाँ से अब तानिया की पहले 15 से 16 दिन के बाद तानिया की आवाज़ वो सुनता है। सारा सब पूरा मतलब उसके साथ जो घटना घटी वो सारी चीज़ें बताती है। वो रोती है अपने हस्बैंड से और बोलती है कि मुझे इस नर्क से निकालो, मुझे बचाओ किसी तरीके से। साहिल उसको सांत्वना देता है कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं तुमको बचाऊंगा।
फिर वो जो ग्राहक था उसकी हेल्प से एड्रेस लेती है, क्योंकि तानिया वो एड्रेस वहाँ का कुछ जानती नहीं थी और ना ही उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता था। लेकिन जो ग्राहक आया था तानिया के रूम में, वो मतलब आता जाता रहता था उस कोठे में, तो उसको पूरा एड्रेस मालूम था। साहिल को एड्रेस बताया जाता है। अब साहिल ये सोचता है कि मैं अगर पुलिस को बताऊंगा तो कहीं ये बात कहीं से लीक ना हो जाए और मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए साहिल एक निर्णय लेता है। वो अकेला उस कोठे में अब एक ग्राहक बन के जाता है। और यहाँ ये जो दूसरा ग्राहक था वो अब उस तानिया के कमरे से कुछ समय बिताने के बाद बिना कुछ किए उसके साथ निकल जाता है। अब तानिया फिर से कमरे में अकेली थी। साहिल को जैसे ही एड्रेस पता चलता है वो कोठे में आता है। एड्रेस पूछते पाछते टैक्सी के द्वारा कोठे में आता है। कोठे के अंदर एक ग्राहक बन के आता है और अब वही कोठे की मालकिन से वो मिलता है, जो उस कोठे की मालकिन थी जिसने तानिया को भी मतलब जोर ज़बरदस्ती से उसको जैसे फिरोसी के धंधे में उतार रही थी, उसी मालकिन से वो मिलता है। अब उस कोठे की मालकिन के लिए तो वो साहिल जो था वो एक ग्राहक के तौर पे आया था, तो उसको लड़कियां दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन साहिल हर लड़की को रिजेक्ट करता जाता है, क्योंकि उसको तो उसकी जो नज़र उस ढूंढ रही थी वो अपनी बीवी को ढूंढ रही थी। सब कुछ सारी लड़कियां दिखाने के बाद उस कोठे की मालकिन, जब वो साहिल सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है तो कोठे की मालकिन तब तानिया को बुलाती है। मतलब बुलाती क्या है, साहिल को तानिया के कमरे के तक लेके जाती है। साहिल तानिया को देखता है कि इशारा भी करता है कुछ, जिसकी वजह से तानिया कुछ मतलब रिएक्ट नहीं करती उसको देख के। उसके बाद साहिल तानिया को सेलेक्ट कर लेता है और कोठे की मालकिन उस कमरे से चली जाती है। रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। अब दोनों अकेले थे। तानिया उसको देख के रोने लगती है, सारी सब घटना बताती है। साहिल अब उसका जो हस्बैंड था उसके पास था। थोड़ी सी कुछ उसी हिम्मत तानिया को भी आई हुई थी। उसके बाद साहिल 5-10 मिनट बातचीत करने के बाद, सारी घटना की जानकारी लेने के बाद उसी रूम से पुलिस कंट्रोल में फ़ोन करता है। पास के पुलिस स्टेशन पे फ़ोन जाता है। वो सारा सब अपनी आप बीती बताता है, अपनी वाइफ की आप बीती बताता है, सारी घटना बताती है। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आती है। वो बताता भी है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा हूँ और मतलब मेरी बीवी को ज़ोर ज़बरदस्ती से इस कोठे में लाया गया है, ये एड्रेस है और मैं एक ग्राहक बन के अपनी बीवी को ढूंढते हुए इस कोठे तक आया हूँ। अब मैं अपनी बीवी के साथ इस कमरे में हूँ और आप मेरी हेल्प करो। ये सारी सब जानकारी को बताता है। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आती है और जैसे ही ये जानकारी मिलती है, एक पुलिस की टीम तुरंत उस कोठे में दबिश डालती है, मालकिन को गिरफ्तार करती है, वहाँ के जो उसके दलाल थे उनको गिरफ्तार करती है और तानिया और साहिल को छुड़वा लेती है। ये तो थी कहानी तानिया और साहिल के जुदा होने से लेकर के मिलने तक की। ये साहिल की इस हेल्प से न जाने उस दिन उस कोठे से कितनी तानियाओं को रिहा किया गया था। ये वही लड़कियां जानती हैं जो उस दिन उस कोठे से रिहा हुई थी, क्योंकि बताया जाता है कि उस कोठे में 24 से 25 लड़कियां उस कोठे में जिस्म फिरोशी का धंधा करती थीं और कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करता था। सबको इसी तरीके से किडनैप करके और बेचा गया और सब वो जोर ज़बरदस्ती से ही उनसे धंधा करवाया जाता था। उसके बाद अब साहिल और तानिया उस कोठे से बाहर आते हैं। पूरा दिन मुंबई में रहते हैं एक होटल लेके और अगले ही दिन वो बेंगलोर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद साहिल का एक बार इंटरव्यू भी लिया गया था न्यूज़ चैनल के द्वारा। वो बताता है जब दिन काफ़ी ये बीत गए, इस घटना को घटे हुए दिन काफ़ी बीत गए, तो बताता है कि आज भी उसकी जो वाइफ है, जब मुंबई का नाम आता है, उस घटना को भूल तो नहीं पाए हैं हम लोग, लेकिन जब मुंबई का नाम आता है तो उसकी वाइफ आज भी थोड़ा सा डर जाती है। और वहाँ पे जब पुलिस ने दबिश डाली थी उस कोठे में, तो उस कोठे की मालकिन को गिरफ्तार किया गया। उस कोठे में जो दलाल लोग थे, वो जो काम करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और उस कोठे की मालकिन के हेल्प से वो जो 2 अजनबी मुसाफिर तानिया को किडनैप करके कोठे तक लाए थे, पुलिस उन तक पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करती है। कोठे की मालकिन, वो दोनों अजनबी मुसाफिर और उस कोठे में काम करने वाले दलाल आज भी जेल में हैं, अपनी सज़ा काट रहे हैं।
साहिल और तानिया अभी भी बेंगलोर में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ये जो 17 से 18 दिन बीते उस तानिया के साथ, उस साहिल के साथ, वो शायद से ना तानिया कभी भूल पाएगी, ना ही साहिल कभी भूल पाएगा। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो बेंगलोर से शुरू हुई, मुंबई तक आई और फिर वापस बेंगलोर में ही जाके ख़त्म हुई। लेकिन इस कहानी में एक अच्छाई ये थी कि इस कहानी में ना ही कोई मर्डर हुआ, ना ही कोई किडनैपिंग हुई, ना ही कोई किसी मतलब लड़की या लड़के के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जो गलत होने वाला था वो रोका गया, पुलिस द्वारा एक्शन जल्दी लिया गया, जिसकी वजह से तानिया और साहिल की जान बची और आज दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो ये थी बेंगलोर से मुंबई के सफ़र की एक कहानी, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।